नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी हेडलाइंस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। यूपी में जिले के लिए 157 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे और 48 नए केंद्रों को मंजूरी मिली है। इससे महिलाओं और बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में सुधार होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार तेजी से होगा और निगरानी व्यवस्था मजबूत बनेगी। 16 से 20 नवंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने, तेज हवाओं और कुछ इलाकों में जलभराव की संभावना जताई है। किसानों को फसल सुरक्षा और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका बनी रहेगी। एसआईआर अभियान में 11 बीएलओ को मतदाता सत्यापन में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने रिकॉर्ड में गड़बड़ियां और अधूरा डेटा पाया। अब पूरी प्रक्रिया की दोबारा जांच होगी और मतदाता सूची को सही तरीके से अपडेट करने के लिए सख्त निगरानी की जाएगी। केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का बड़ा फैसला किया है। इस योजना से लाखों परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, राहत मिलेगी और बिजली बिल का आर्थिक बोझ कम होगा। राज्यों को योजना लागू करने के निर्देश जारी हो चुके हैं और पात्र परिवारों को जल्द लाभ मिलेगा। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए नए नियम और अपडेट जारी किए हैं। इसमें केवाईसी, सुरक्षा, खाते की सेवाओं और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े बदलाव शामिल हैं। ग्राहकों को समय पर दस्तावेज अपडेट करने और धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राशन कार्ड और ई श्रम कार्ड धारकों को 20,000 रुपये की सहायता देने की नई सरकारी योजना शुरू हुई है। पात्र लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और सत्यापन के बाद राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक परिवारों को सहायता प्रदान करना है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दामों में आज कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव गिरने के बाद घरेलू कीमतें घटी हैं। आम जनता को राहत महसूस होगी और दैनिक खर्च कम होंगे। उपभोक्ता अपने शहरों के ताजा रेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। मुरादाबाद मंडल में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। लगभग 100 डॉक्टरों की यात्राओं, संपर्कों और पुराने रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को कुछ संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले हैं। सभी विभागों को सतर्क रहने, निगरानी बढ़ाने और आवश्यक कार्रवाई तत्काल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है। इनमें विकास परियोजनाएं, नई योजनाएं, बजट प्रावधान और नीतिगत परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। कई विभागों से आए सुझावों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और मंजूरी के बाद इन्हें लागू किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2026 का अवकाश कैलेंडर जारी किया है। पूरे जून में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, जबकि मार्च में लंबी होली की छुट्टियां तय की गई हैं। यह कैलेंडर वकीलों, न्यायाधीशों और अदालत की कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। पूरा शेड्यूल अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। लखनऊ के सीएमएस स्कूल को अडानी ग्रुप द्वारा खरीदे जाने की वायरल खबर गलत साबित हुई है। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि ऐसा कोई सौदा या बातचीत नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को पूरी तरह खारिज करते हुए लोगों से सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की गई है। यूपी के एक रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों को अव्यवस्था, गंदगी, लटकते तारों और अस्वच्छ माहौल का सामना करना पड़ता है। इससे यात्रियों का मन खराब हो जाता है और शहर की छवि भी प्रभावित होती है। रेलवे प्रशासन ने जल्द सफाई, मरम्मत और व्यवस्था सुधारने के लिए कदम उठाने की बात कही है। नोएडा एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 74 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे पर काम तेज हुआ है। इससे पश्चिमी यूपी के शहरों की कनेक्टिविटी और तेज होगी। भूमि अधिग्रहण और डीपीआर प्रक्रिया को गति दी जा रही है। परियोजना पूरी होने पर यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। एसआईआर अभियान में 11 बीएलओ की गलतियों की पुष्टि होने पर उन्हें निलंबित किया गया है। मतदाता सूची सत्यापन के दौरान गलत प्रविष्टियां और लापरवाही सामने आई। आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए निगरानी बढ़ा दी है और अभियान में किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी।
एएपी सांसद संजय सिंह ने बेरोजगारी और जातीय भेदभाव के खिलाफ पदयात्रा निकाली। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की मांग उठाई। लोगों का काफी समर्थन मिला। कई जगह सभाएं की गईं और राज्य सरकार पर जन समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े की शिकायतें मिलने के बाद जिले में अस्पतालों की जांच शुरू की गई है। संदिग्ध बिलिंग, फर्जी मरीजों के नाम और गलत उपचार का रिकॉर्ड सामने आया। लाभार्थियों से पूछताछ होगी और दोषी अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। योजना को पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है। उन्होंने एग्जिट पोल को पक्षपाती बताते हुए कहा कि वास्तविक नतीजे विपक्ष के पक्ष में आएंगे। उन्होंने बीजेपी पर माहौल बनाने का आरोप लगाया, जिससे राजनीतिक हलकों में इस बयान पर चर्चा तेज हो गई। यूपी में दवाइयों की जांच के दौरान टीम ने कई अनियमितताएं पकड़ी। 51 फर्मों की दवा बिक्री पर रोक लगाई गई और 12 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि फर्जी और निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आगे और मेडिकल स्टोरों की जांच कर सख्त कदम उठाए जाएंगे। नोएडा में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और शहर देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दिल्ली पहले स्थान पर है। बढ़ते AQI से सांस की बीमारियां और आंखों में जलन बढ़ रही है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह जारी की है। कृष्ण गोपाल ने विज्ञान मेले में कहा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे रामचरितमानस और गीता जैसे ग्रंथ नहीं पढ़ पाते, जिससे वे भारतीय संस्कारों और मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को शामिल करने की वकालत की ताकि नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। मथुरा पहुंचने पर धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने पहुंचते ही ACP अनुज चौधरी को सैल्यूट कर सबका ध्यान खींचा। सनातन यात्रा के इस चरण में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शास्त्री ने कहा कि यह यात्रा समाज में एकता और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निकाली गई है। यूपी में क्लिनिकल ट्रायल के नियम सख्त किए गए हैं। अब मरीज की लिखित सहमति अनिवार्य होगी और कमेटी मरीज को इलाज, जोखिम और प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देगी। इसका उद्देश्य ट्रायल को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है ताकि मरीजों के अधिकारों की सुरक्षा हो और उनका शोषण न हो सके। अयोध्या में विशेष कार्यक्रम के दौरान PM मोदी बटन दबाकर राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। लगभग 8000 मेहमान इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यह आयोजन मंदिर निर्माण से जुड़ी प्रमुख घटनाओं में से एक माना जा रहा है। लखनऊ में एक युवक को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी का शिकार होना पड़ा। वह मेट्रो कॉर्पोरेशन में ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा तो पता चला कि नियुक्ति पत्र फर्जी था। युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी एजेंटों की तलाश जारी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यूपी में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन वे यहां खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। वे मथुरा में 16 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने वाले हैं। उनके बयान पर सोशल मीडिया में चर्चा तेज हो गई है और प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां और मजबूत कर दी हैं। एक सामान्य दिखने वाले लड़के के बैग से 500 से 500 रुपए की कई गड्डियां निकलने पर पुलिस चौंक गई। पूछताछ में वह रकम के स्रोत के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने नोट सीज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शक है कि रकम किसी अवैध गतिविधि से जुड़ी हो सकती है। मथुरा में पदयात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे सड़क पर लेट गए। उन्हें 100 डिग्री से ज्यादा तेज बुखार था। दवा लेने के बाद भी वे यात्रा जारी रखने पर अड़े रहे। समर्थक चिंतित दिखाई दिए। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी, लेकिन कार्यक्रम जारी रहा। प्रार्थना सभा में वंदे मातरम का विरोध करने पर एक शिक्षक को निलंबित कर FIR दर्ज की गई। घटना से स्कूल में विवाद बढ़ गया है। प्रबंधन का कहना है कि शिक्षक ने अनुशासन का उल्लंघन किया, जबकि शिक्षक का दावा है कि उसकी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। जांच जारी है। बुजुर्गों को अब घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी, जिससे तहसील या DM कार्यालय तक भटकने की आवश्यकता खत्म होगी। राज्य सरकार ने लाभ वितरण प्रक्रिया सरल कर दी है। आज कैबिनेट में 15 से अधिक सामाजिक व प्रशासनिक प्रस्तावों पर चर्चा और तुरंत अनुमोदन की संभावना बताई जा रही है। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े की शिकायतें मिलने के बाद जिले में अस्पतालों की जांच शुरू की गई है। संदिग्ध बिलिंग, फर्जी मरीजों के नाम और गलत उपचार का रिकॉर्ड सामने आया। लाभार्थियों से पूछताछ होगी और दोषी अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। योजना को पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है।
अखिलेश यादव ने दावा किया कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है। उन्होंने एग्जिट पोल को पक्षपाती बताते हुए कहा कि वास्तविक नतीजे विपक्ष के पक्ष में आएंगे। उन्होंने बीजेपी पर माहौल बनाने का आरोप लगाया, जिससे राजनीतिक हलकों में इस बयान पर चर्चा तेज हो गई। यूपी में दवाइयों की जांच के दौरान टीम ने कई अनियमितताएं पकड़ी। 51 फर्मों की दवा बिक्री पर रोक लगाई गई और 12 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि फर्जी और निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आगे और मेडिकल स्टोरों की जांच कर सख्त कदम उठाए जाएंगे। नोएडा में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और शहर देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दिल्ली पहले स्थान पर है। बढ़ते AQI से सांस की बीमारियां और आंखों में जलन बढ़ रही है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह जारी की है। कृष्ण गोपाल ने विज्ञान मेले में कहा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे रामचरितमानस और गीता जैसे ग्रंथ नहीं पढ़ पाते, जिससे वे भारतीय संस्कारों और मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को शामिल करने की वकालत की, ताकि नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। मथुरा पहुंचने पर धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने पहुंचते ही ACP अनुज चौधरी को सैल्यूट कर सबका ध्यान खींचा। सनातन यात्रा के इस चरण में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शास्त्री ने कहा कि यह यात्रा समाज में एकता और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निकाली गई है। यूपी में क्लिनिकल ट्रायल के नियम सख्त किए गए हैं। अब मरीज की लिखित सहमति अनिवार्य होगी और कमेटी मरीज को इलाज, जोखिम और प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देगी। इसका उद्देश्य ट्रायल को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है, ताकि मरीजों के अधिकारों की सुरक्षा हो और उनका शोषण न हो सके। अयोध्या में विशेष कार्यक्रम के दौरान PM मोदी बटन दबाकर राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। लगभग 8000 मेहमान इस ऐतिहासिक